Namaskar, I am Priyadarshan. You are welcome in State Council of Educational Research and Training, Patna. So children, you must be taking good care of your health and education. ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप सेहत और शिक्षा दोनों का बेहतर ख्याल करते होंगे। तो आज हम आपको इतिहास के झरोखे से एक नई दुनिया ले चलेंगे जिसे पिरामिड का देश कहते हैं। तो I think you will certainly enjoy it, and it's really very interesting and fascinating that through literature we are going to study something, a very precious important part of history. तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पाठ है क्योंकि साहित्य के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानने जा रहे हैं। यह एक पिरामिड की दुनिया है। शायद आपको मालूम होगा कि which country is known as the country of pyramids. बच्चों, आपको मालूम है कि किस देश को हम पिरामिड का देश कहते हैं। तो वह देश इजिप्ट का देश है। उस देश का नाम इजिप्ट है और स्टोरी का नाम डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज है। डिस्कवरिंग टूट के बारे में डिस्कवरी जारी है, खोज जारी है। ज़रा टाइटल को देखें, द सागा कंटिन्यूज। और सागा का मतलब स्टोरी होता है, कहानी होता है, और यह कहानी अभी तक चलते आ रहा है। न जाने कितने साल और चलेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम फिर से उस पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। कहानी इस प्रकार है। He was just a teenager when he died. See the sentence. He was just a teenager. वह महज एक टीनेजर था जब उसकी मौत हो गई। टीनेजर उस उम्र के लोगों को कहते हैं, उस उम्र के बच्चों को कहते हैं जो 13 से 17 साल के बीच के होते हैं। तो ऑब्वियसली ही वॉज नॉट ऑफ ओल्डर एज, ही वॉज ए टीनेजर, अ बॉय और a person of a very small age, you can say. कम उम्र में ही उनकी मौत हो जाती है। The last year of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. The last year, वह आखिरी वारिस थे अपने बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य का। वह साम्राज्य जो सैकड़ों साल तक, कई सेंचुरीज तक, शताब्दियों तक इजिप्ट पर उनका हुकूमत था। He was laid to rest, laden with gold, and eventually forgotten. उनको कब्रिस्तान ले जाया गया होगा, दफनाया गया होगा। बहुत सारे गोल्ड के साथ उन्हें दफनाया गया और उनको वहीं छोड़ दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, और उस टॉम्ब की डिस्कवरी, उस टॉम्ब की खोज 1922 में हुई, 1922 में, the modern world has speculated about what happened to him. तो आधुनिक दुनिया इस बात का अंदाज़ा लगा रही थी कि आखिर उनको क्या हुआ होगा। तो यह एक मैटर बन गया स्पेकुलेशन का। So the modern world has speculated about what happened to him. तो पूरी दुनिया, आधुनिक दुनिया सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगा रही थी। यह एक महज गेस वर्क था। किसी को पूरी तरह से मालूम नहीं कि सच्चाई क्या था। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि कहीं उनकी हत्या तो न हो गई थी। तो ज़रा इस पर देखते हैं जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको देखते हैं। पहला स्पेकुलेशन है। एग्जैक्ट वर्ड स्पेकुलेटेड था जो पास्ट फॉर्म में है और जो स्पेकुलेट से बना है। मतलब टू गेस, हिंदी में कहें तो अंदाज़ा लगाना, कयास लगाना जिसे आप कहते हैं। So children,
यह एक इंटरेस्टिंग कहानी है ना, मज़ेदार कहानी है। अब जो राजा है उसका नाम टूट है। टूट एक शॉर्ट नेम है उसका, और वह बाल्यकाल में ही कहें, एक किशोरावस्था में ही, जब उसकी उम्र 13 से 17 के बीच रही होगी तो मर जाते हैं। उनकी मौत एक कयास का कारण बन जाता है। उनकी मौत के बारे में लोग अक्सर अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिरकार उनकी मौत कैसे रही होगी। अब लोग आप यह सवाल कर सकते हैं कि सिर्फ उसी राजा के बारे में लोग इतने चिंतित क्यों थे। इसका वजह यह है कि एक तो बहुत कम उम्र में उस राजा की मौत हो गई, तो कम उम्र में कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, राजा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने डायनेस्टी का, अपने साम्राज्य का आखिरी राजा था। एक तो आखिरी राजा, कम उम्र में मरना लोगों के लिए जिज्ञासा का कारण बन गया। हर लोग सोचने लगे, विचार करने लगे, कहानी में बातें होती रही। कुछ वैज्ञानिक लोग भी इस खोज में लगे कि आखिरकार उस राजा की मृत्यु कैसे हुई। तो पहली दफ़ा उनके बारे में हमें 1922 में 1922 में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। The rest of the thing we shall see in the next slide. Let us see the next paragraph of this story. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan. उस टॉम में उनका शरीर तकरीबन 80 वर्ष तक रहा, क्योंकि 1922 में उन पर कुछ काम हुआ था। उसके बाद 80 साल तक उनका शरीर या मृत शरीर उसी टॉम में रखा रहा। Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. अब जरा देखें, ये जो फैरो है, जो वर्ड फैरो है, इसे आप किंग कहें इंग्लिश में, और हिंदी में तो मालूम ही आपको कि राजा है। तो यह लास्ट फैरो है। हमारा पाठ ये कहता है कि ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ हिज एम्पायर ऑफ हिज डायनेस्टी। अपने साम्राज्य का आखिरी राजा था वो फैरो। तो सबसे पहले 1922 में 1922 में उसके ऊपर काम होता है। Thereafter almost for 80 years he remained in his grave and again he was brought out. फिर से 80 साल गुजरने के बाद फिर से उनको उनके कब्र से बाहर निकाला जाता है, और उनके ऊपर CT स्कैन, जो मॉडर्न साइंस की एक अत्याधुनिक विधा है, और CT स्कैन के द्वारा वैज्ञानिक उनके बारे में पता करते हैं कि आखिरकार what were the reasons, after all, what were the reasons of the death of the last emperor, King Tut. So let us see the next slide. What does the CT scan do? As angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जिस इजिप्शियन सीमेट्री से उनको निकाला गया था, क्योंकि राजे महाराजे को उस जमाने में भी दफनाने के लिए कोई ख़ास जगह हुआ करता था। उन जगहों को, उस कब्रिस्तान को वैली ऑफ द किंग्स कहते थे। तो उस वैली ऑफ द किंग्स से उनको वहाँ से निकाला जाता है। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कैस्केड करे। तो हर तरफ काले उमड़ते बादल कवर किए हुए था, ढके हुए था पूरे आसमान को। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। तो लेखक वह डेट निश्चित करता है, एक डेट देता है कि वह 5 जनवरी 2005 का दिन था, और वक्त लगभग 6 बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner. Glided एक मूवमेंट होता है। अगर आप कभी CT स्कैन का ऑपरेशन देखे होंगे, CT स्कैन कैसे काम करता है, तो बॉडी को आहिस्ते उसमें डाला जाता है। तो बॉडी के डालने का जो मूवमेंट है उसे लेखक ग्लाइडेड कहता है। तो उसे डाला जाता है।
head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. You see, now several things in this paragraph we have learned that the king died 3,300 years ago. उस राजा की मौत तकरीबन 3,300 साल पहले हुई। अब कुछ खास टर्म्स हैं, उसे हम देखते हैं इस पैराग्राफ में। अब जैसे देखें, एक लिंगरिंग है, something which keeps on going, no? Something which keeps on going and fail to reach a conclusion. वह कोई चीज़ जो चलते आ रहा है लेकिन अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, तो जिसका निष्कर्ष नहीं निकला हो, उसे हम लिंगरिंग कहते हैं कि वो चलते जा रहा है। अब उसकी जो मृत्यु की मिस्ट्री है, उसके मौत का जो रहस्य है, वह चलते जा रहा है, उसका कभी खात्मा नहीं हो रहा है। तो इसलिए तकरीबन 80 साल के बाद किंग फ़ारो के डेड बॉडी को फिर से कब्रिस्तान से निकाला जाता है। जिस वक्त निकाला जाता है वह साल 2005 का है। वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और पूरा आसमान बादल से कवर हो गया है, जोरों की हवा चल रही है और इस वक्त उनके डेड बॉडीज़ को उस सिमेट्री से निकालने की कोशिश की जा रही है और फिर उस डेड बॉडी को CT स्कैन में डाला जाएगा। CT स्कैन में डाला जाएगा यह पता करने के लिए कि व्हाट वर द रीजन्स ऑफ द डेथ ऑफ द फ़ारो, उस राजा की मृत्यु के क्या कारण थे। तो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी विल कम टू नो व्हाट वर द रीजन्स ऑफ द डेथ ऑफ द किंग। सो all afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. पूरे संसार से, क्योंकि वह बहुत मशहूर और आखिरी राजा था, बाल्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो पूरे संसार से टूरिस्ट आते हैं दर्शन करने के लिए। और वो जिस टॉम में रखा हुआ था वह रॉक कट टॉम था, एक ही चट्टान का बना हुआ, उसको काट कर इस ढंग से बनाया गया था ताकि उसी में उसको रखा जाए। और वह तकरीबन 26 फीट अंडरग्राउंड और 26 फीट नीचे ज़मीन के, और सारे टूरिस्ट आते हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उस राजा को। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at its gilded face. और जब वो देखते हैं तो जो दीवार है उस ब्यूरियल का, उस जहाँ उनको दफनाया गया है, तो उसकी दीवारों पर भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग किए गए हैं, मूरल्स बनाए गए हैं। मूरल्स आर द पेंटिंग्स। स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और कॉफिन भी बहुत बेहतरीन ढंग से, उस कॉफिन कहते हैं जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, तो कॉफिन भी बहुत, ताबूत जिसको कहें, तो बहुत बेहतरीन ढंग से उसे रखा गया था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ जो विजिटर्स थे वो गाइड बुक से पढ़ते और आपस में कानाफूसी करते, कुछ बातें करते। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे जो थे वो चुपचाप स्तब्ध खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वो कयास लगा रहे होंगे, शायद वो चिंता कर रहे होंगे, शायद वो सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस मौत की वजह क्या थी। तो चिल्ड्रन, हम लोग देख रहे हैं कि बार बार ये सवाल आता है कि मौत की वजह क्या थी। और वंडरिंग विथ अ शिवर इफ द pharaoh's cursed death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true, या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अपशकुन की वजह से उनकी मौत रहा हो,
कोई कर्ज हो, कोई अभिशाप हो, तो ये सारी सो let us see some difficult words in this paragraph. Mummy already has said डेड बॉडी, मम्मी डेड बॉडी है। अब यहाँ इस पार्ट में हमने ये देखा कि उनके डेड बॉडी को निकालने की कोशिश की जा रही है उस कब्रिस्तान से। वो एक बहुत बड़े रॉक है और 26 फीट ज़मीन के नीचे वह चट्टान है, वहाँ उनका कॉफ़िन रखा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि उसके कॉफ़िन को वहाँ तक पहुँचा जाए और उन कॉफ़िन से उस डेड बॉडी को निकाला जाए। तो लेट अस सी वेदर द साइंटिस्ट, वेदर द इंजीनियर्स, वेदर ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, ज़रा देखें कि चाहे साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो या वो सारे लोग जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, संलिप्त हैं, क्या सफल होते हैं या नहीं सफल होते हैं। तो देखिए या सो द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन। अब वो जो डेड, इजिप्ट में मम्मी डेड बॉडी को कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। सो द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। जैसा कि हम पहले भी बात किए थे कि 1920s में जो कार्टर ने जो पहली कोशिश किया था पता करने के लिए, तो उन्होंने जिस तरह से उस डेड बॉडी के साथ या डेड बॉडी के ऊपर जो काम किया वो अच्छा नहीं था। तो या सो सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। इजिप्ट के जो एंटीक्विटीज विभाग था, जो पुरातत्व विभाग के हैं, उनके जो हेड थे सेक्रेटरी जनरल जही हवास, वो ऐसा कहते हैं। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जहीं वो उस बॉडी को देखने के लिए झुकते हैं, कार्टर हॉवर्ड कार्टर, कार्टर हॉवर्ड कार्टर दैट इज was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. तो ये जो कार्टर हैं ये पुरातत्वविद हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने पूरी कोशिश की और पहली दफ़ा इन्होंने ही प्रयास किया कि फ़ैरो के बारे में, किंग टुट के बारे में कुछ पता किया जाए। So tomb after years of futile searching, its contents though hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete. Ransacked एक word है, तो ransacked का इंग्लिश में कहें तो stolen है, चुरा लिया गया हो या जिसको कोई चोरी कर लेता है। या कोई भी चुराया हुआ चीज़। तो जब कार्टर साहब उस पर काम करते हैं तो उनके से जब उन्होंने वो सिमेट्री में गए होंगे, डेड बॉडी को निकालने की कोशिश की होगी, तो उसमें काफ़ी वक्त लग गया। और चूँकि इजिप्ट का एक रिवाज है, वहाँ की एक परंपरा है कि वहाँ के राजा या किंग जब मरते थे तो उनके साथ बहुत सारे सामान, ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड, ये सब सामान उनके डेड बॉडी के साथ रखा जाता था। उम्मीद ये थी, मान्यता ये है वहाँ की संस्कृति में, वहाँ की सभ्यता में, क्योंकि दे ऑल्सो बिलीव इन आफ्टर लाइफ, पुनर्जन्म में वो भी यकीन करते हैं। तो ये सोचते थे कि राजा इस ज़िंदगी के बाद फिर अगली ज़िंदगी में उनको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो आराम से इन सारी चीज़ों के साथ अपना जीवन बसर कर सकते हैं या इन सारी चीज़ों का अपने आगे आने वाली ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस वाज द बिलीफ नो एंड। लेकिन जब वो कार्टर साहब जब उसको खोदते हैं, वहाँ से उनको निकालते हैं और उसमें काफ़ी वक्त लगता है, तो बहुत सारे सामान वहाँ से गायब हो गए, लोगों ने चोरी कर ली। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। So they remain the richest royal collection, और richest royal collection था।
सबसे ज़्यादा धनवान राजकीय संग्रह था, एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द pharaoh's legend। इससे पहले कभी भी इतना सारा संग्रह एक जगह किसी भी राजे के कब्र से नहीं मिला था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, चौंका देने वाले आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर एटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee resurrection। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, सोने के बहुत बेहतरीन सामान, देयर एटर्नल ब्रिलियंस, उसमें इतनी ज़्यादा चमक थी, meant to guarantee resurrection, मानव ऐसा कि वह फिर से जीवित कर देता हो, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। तो ये सारी बातें लोगों को चकाचौंध कर देने वाली बातें थी और इसलिए बहुत सारे लोग इस पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित किए हुए थे कि आखिरकार पता किया जाए, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो। But Tut was also buried with everyday things he had to want in the afterlife। और फ़ैरो की तरह और राजाओं की तरह टुट को भी जब दफनाया गया तो उनके साथ ज़रूरत के बहुत सारे सामान को भी साथ में रखा गया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इजिप्शियंस दे ऑल्सो बिलीव इन आफ्टर लाइफ, वो भी पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। तो उनको भी यकीन था कि राजा टुट अगले जन्म में जब फिर ये फ़ैरो बनेंगे, राजा बनेंगे, तो इन सारी सामान को इनको ज़रूरत होगी, तो इसलिए उन सारे सामान को उनके साथ दफनाया गया था। अब सामान देखिए क्या इंटरेस्टिंग सामान सब था। बोर्ड गेम्स था, ये वजह फ़ैरो, टीनेज फ़ैरो, तो बोर्ड गेम्स खेलने के लिए बोर्ड गेम्स भी थे। अब ब्रोंज रेजर, सेविंग करने के लिए हो सकता है ब्रोंज रेजर हो। लिनन अंडरगारमेंट्स थे। केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, कुछ खाने के सामान भी थे और वाइन भी था इसमें। So this is the situation there and artifacts, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, कलात्मक चीज़ें कह सकते हैं। एक दूसरा टर्म है ब्यूरियल। तो ये ब्यूरियल वर्ड बड़ी से बना है, जिसका मतलब दफनाना होता है। तो जहाँ दफनाया जाता है उसे ब्यूरियल कहते हैं। एक थर्ड टर्म है सीमेट्री, इसको भी आप ब्यूरियल ग्राउंड कह सकते हैं या कब्रिस्तान कह सकते हैं। तो है ना बच्चे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक फ़ैरो किंग जो कम उम्र का, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ एक मिस्ट्री बन जाती है और पूरा संसार इसमें दिलचस्पी लेता है कि आखिरकार वो कैसे मरे और किस तरह से उनको दफनाया गया, उनके डेड बॉडी को या पार्थिव शरीर को किस तरह से कब्र से निकाला जाता है, कितने लोग काम करते हैं, कितने साल तक ये एक मिस्ट्री बनी रहती है। सो इट्स रियली अ फैसिनेटिंग स्टोरी फ्रॉम द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, that is the Egyptian civilization. Let us see what happens in the next part of this story. So after months of carefully recording the pharaoh's funerary, treasures, Carter began investigating his 3
नेस्टेड कॉफिन्स। कई महीनों तक कार्टर साहब इस पर सोच विचार करते रहे। उनके सामान को जो दफनाने के साथ ले जाया गया था, हर चीज़ पर गौर करते रहे, उसका अन्वेषण करते रहे, जांच पड़ताल करते रहे। और वह जो कॉफिन था जिसमें उनको रखा गया था उनके डेड बॉडी को, तो 3 नेस्टेड कॉफिन्स था। मतलब एक बहुत बड़ा होगा, फिर उसी में एक उससे छोटा होगा, और फिर उसमें एक उससे छोटा होगा। तो 3 कॉफिन्स थे एंड दे वर जस्ट इन वन। तो 3 कॉफिन्स एक ही साथ उसमें रखे हुए थे। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves। जब पहला उन्होंने खोला वहाँ से, तो कुछ पत्तियाँ उनको मिली, कुछ ऑलिव के भी, जैतून के पत्ते भी उसमें रखे हुए मिले। एंड देयर वर सम मोर थिंग्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स, लोटस के पेटल्स, पत्तियाँ, एंड कॉर्न फ्लावर्स। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। तो इन कॉर्न फ्लावर से ये पता चलता है कि उनका जो ब्यूरियल हुआ होगा वो या तो मार्च में, नहीं तो अप्रैल में। आप सवाल कर सकते हैं कि ऐसा कैसे, क्योंकि ये जो कॉर्न फ्लावर है ये मार्च और अप्रैल में ही होता है। तो उसकी पत्तियाँ, उसके फूल जब उसमें डाले गए, रखे गए, तो इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मार्च या अप्रैल के महीने में उन्हें दफनाया गया होगा। When he finally reached the mummy, और जब कार्टर साहब उस डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं, उस पार्थिव शरीर के पास पहुंचते हैं, though he ran into trouble, लेकिन उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो समस्याएं क्या थी? अब here what we come to know that Carter kept all those things, the treasure which was related with his coffin, with the dead body of the pharaoh. He kept those treasures for months, investigated upon it. बहुत सारे महीने, कई महीनों तक उन्होंने उन सारे सामान को रखा, उसका अन्वेषण किया, उसका जांच पड़ताल किया, लेकिन उसके कॉफिन तक पहुंचने में उनको काफ़ी वक्त लगता है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कठिनाइयाँ क्या हैं, हम देखते हैं आगे। The ritual resins had hardened। कठिनाई नंबर 1 चिल्ड्रन यही है कि जो रेसिन्स था, जिससे उसको वो 3 नेस्टेड कॉफिन जो थे, 3 कॉफिन को जो एक साथ रखा गया था, वो बहुत हार्ड हो गया था, कठोर हो गया था। सीमेंटिंग टू द बॉटम विद सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और जो गोल्ड कॉफिन है उसमें बिल्कुल सा चिपक सा जाता है वो। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर। कार्टर साहब बाद में कहते हैं कि कितनी भी ताकत लगाई जाए या लगाया गया, उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सका। उन कॉफिन्स को अलग नहीं किया गया, उनके बॉडी को उस कॉफिन से अलग नहीं किया गया। व्हाट वाज टू बी डन? तो क्या किया जा सकता था? द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। क्योंकि फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट का जो दक्षिण हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो कार्टर साहब के मन में एक आइडिया ये आया कि अगर धूप में रख दिया जाए कई घंटों तक, तो हो सकता है वो रेसिन जो है थोड़ा मेल्ट करेगा और उनके डेड बॉडी को वहाँ से निकालने में आसानी होगी। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेसिन्स फॉर सेवरल आवर्स। और कार्टर साहब कई घंटों तक उसको धूप में रखते हैं। उनकी ये उम्मीद है कि वो रेसिन जो है वो कम से कम मेल्ट करेगा, थोड़ा नरम होगा, तो उस डेड बॉडी को वहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होता है। सो चिल्ड्रन, एज आई said you in the beginning, is it not a fascinating story? Did you not enjoy it? Of course, no. You must have enjoyed it. It's really a very fascinating story. यह एक बहुत ही रोचक कहानी है क्योंकि साहित्य और इतिहास का यहाँ मिलन है। History meets with literature, और we come to know historical things through the study of literature. साहित्य के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। And the culture of Egypt, of course, it is
considered to be one of the most ancient cultures in the world, so it's of course fascinating. It's really a country of pyramids, and the story belongs to this part of the world where Tut, a king, a teenager king who died at an early age, and his death became a mystery. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हिस्ट्री की जानकारी ले रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं इतिहास के साहित्य के माध्यम से, और जिस देश की ये कहानी है इजिप्ट की कहानी है, जिसे कंट्री ऑफ पिरामिड्स कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, और यहाँ एक राजा जिसका नाम टुट है, जो तकरीबन 3300 ईयर्स पहले जिनकी मौत होती है, और ये मरते हैं अपनी बाल्यकाल में, जब ये एक टीनेज है। टीनेज, एज आई सेड, यू नो, एज ग्रुप फ्रॉम 13 to 17 years. So anyone who is between 13 to 17 years of age, that person can be said a teenage. So he was a teenage king. वो एक किशोरावस्था या किशोर राजा थे, उनकी मृत्यु किशोरावस्था में ही होती है, और वह एक रहस्य बन जाती है, वह एक पहेली बन जाती है। उस पहेली को सुलझाने के लिए संसार के बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि इजिप्ट के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो भी जानना चाह रहे थे कि आखिरकार उनकी प्रिय राजा की मौत कैसे हुई। सो यह सच में एक रोमांचकारी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, एंड व्हाट एवर हैपेंड देयर आफ्टर, सो वी शैल स्टडी in the next episode of the story. Till then, goodbye, namaskar.